इसको ये मिल गया क्या सभी को? कितने लोगों को नहीं मिला है? अच्छा, ये दिलवाइए ना सभी को। मिल गया यार, अब मिल गया क्या सभी को? चलो देखो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, मिल जाएगा। ठीक। चलो देखो यार, लास्ट क्लास में भी एक सीट प्रोवाइड करवाए थे ना यार, उसको रखे रहना। इनफैक्ट वो जब पूरा डिस्कस हो जाएगा, आपको उसी पूरे डिस्कशन के साथ सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो उसको बहुत अच्छे से रखना यार, वो पूरा लास्ट क्लास तक रखना। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ही। रुक जाओ, कल वाला भी दिला देते। अच्छा सुनो, कल वाला जो ये सीट प्रोवाइड करवाया गया था, कितने लोगों के पास नहीं है कल वाला? कल कल वाला मिल जाएगा। हाँ, कल कल कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है। यार कल कुछ टेंशन नहीं लेना है, कल कुछ लिखवाए नहीं थे। बस एक पॉइंट रियलाइज करवाए थे कि फाइनाइट वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इनफैक्ट किसी भी सेंटेंस का आपको अगर मैसेज भी निकालना हो, तो सबसे पहले आपका काम होगा क्या चीज ढूंढना? फाइनाइट वर्ब। यार फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं, सुनो देखो यार, बिल्कुल शांत रहो यार। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस समझोगे तो ही आगे जाकर कंजंक्शन, प्रपोजिशन, हर चीज समझ में आता है। यार इतना याद रखना कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो ही चीज चाहिए होती है, मिनिमम दो चीज चाहिए होती है। बताओ, सब्जेक्ट और क्या? फाइनाइट। इसके अलावा और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑप्शनल पार्ट होते हैं, हो भी सकते हैं और क्या नहीं भी। बट बिना फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और एक्चुअली यही तो फाइनाइट वर्ब हैं जो आपको किसी भी सेंटेंस का क्या बताते हैं? टेंस। तो ये टेंस बताने वाले वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं यार? फाइनाइट। यार इसको ये मिटाएंगे, पूरा मिट जाएगा क्या? इसको टच कर। 1 मिनट समझ लेते हैं हम। इसको सिर्फ ये वाले पार्ट को मिटाने क्या करें? पेन को ही। अच्छा। अच्छा ठीक। ठीक। हाँ समझ गया।
आपको बताना है सेंटेंस का टेंस क्या है। पास्ट, पक्का ना? अच्छा, इस सेंटेंस को देखते ही आपने टेंस बता दिया। ऐसा क्या चीज देखकर आपने टेंस बताया? वर्ब, वर्ब प्रोटेस्टिंग ना? तो जिस वर्ब से आपको टेंस पता चले उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं यार, क्लियर है ना? तो फाइनाइट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर सेंटेंस में एक ना एक फाइनाइट वर्ब होगा। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, बट एक कम से कम होगा। बिना फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता। अच्छा, ये अगर यूज टू हो जाएंगे। चलो देखो, अब ये पढ़ना। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू फार्म लॉज हैव गॉट समथिंग टू चीयर अप। इसका टेंस बताओगे क्या? टेंस क्या है इसका? अब टेंस नहीं है इसका, एक्चुअली टेंस है। पता है, अब कोई ना कोई तो एक वर्ब होना चाहिए जिससे आपको टेंस पता चले। बताओ किस वर्ब के वजह से अब टेंस पता चले? हैव गॉट ना? ओ सॉरी यार, अब इसके वजह से टेंस पता चला। यार ऊपर वाले सेंटेंस में इसके पहले जो लिखे थे किसके वजह से पता चला था? वर्ब प्रोटेस्टिंग। बट इस बार वर्ब प्रोटेस्टिंग नहीं है, केवल क्या है? प्रोटेस्टिंग। तो जब भी V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का आएगा तो वो किसी टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ वो कैसा कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। बट यही V4 अगर किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वो कैसा कहलाएगा? फाइनाइट। इसमें बताओ फाइनाइट वर्ब कौन हो गया? हैव गॉट। इसका कोई रोल ही नहीं है टेंस डिटरमाइन करने में, इसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं यार? नॉन फाइनाइट। अच्छा बताओ, तो अगर सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता, द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू फार्म लॉज, फुल स्टॉप, बताओ तो सेंटेंस सही या गलत? क्यों गलत होता? क्योंकि सेंटेंस में एक न एक क्या चाहिए? फाइनाइट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर किसी भी इंग्लिश फॉर्मेशन में किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए होता है तो वो क्या होता है? फाइनाइट। बताओ कोई भी सेंटेंस बिना नॉन फाइनाइट वर्ब का रह सकता है कि नहीं? नॉन फाइनाइट वर्ब के बिना रह सकता है, बट बिना फाइनाइट वर्ब का रह सकता है क्या? यार अब सभी को सीट मिल गया क्या? अभी भी नहीं मिला है आज वाला? हाँ, बगल वाले से काम चला लेना। देखो यार, फाइनाइट वर्ब सुन लो। फाइनाइट वर्ब ना तीन तरीके से आते हैं। कितने तरीके से आएंगे? तीन। यही देखो, तो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब तीन तरीके से आते हैं। एक तरीका होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, जो एक्शन शो करते हैं, जिसके हिंदी करने पे ना आ जाता है। तो एक फाइनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या? मेन वर्ब का। और दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी बताए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बिना अकेला क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। ये भी टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यार 12 टेंस में से ना 12 टेंस होते हैं ना टोटल, सिर्फ दो ही ऐसा टेंस होता है जहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, अकेला मेन वर्ब टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बताओ वो दो कौन कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट और क्या? सिंपल पास्ट। एग्जैक्टली, एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में V1 और क्या होता है? V5। और सिंपल पास्ट में क्या होता है? V3।
अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है, यहां तो हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर फाइनाइट वर्ब बनते हैं। एक हो गया कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का अकेला मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब बनता है। क्या बिना मेन वर्ब का भी फाइनाइट वर्ब हो सकता है क्या? बिना मेन वर्ब का फाइनाइट वर्ब हो सकता है क्या? अच्छा सुनो तो, राम एक शिक्षक है। राम एक शिक्षक है, जल्दी बताओ क्या बोलोगे इसका इंग्लिश? राम इज अ, बताओ तो इसमें कोई मेन वर्ब आया क्या एक्शन शो करने वाला, जिसका V1 V2 V3 V4 V5 बनाते हैं? कोई नहीं आया। तो ये जो इज अकेला है, ये जो इज अकेला है, ये भी तो टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है। कौन सा टेंस हो गया? और सुनो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना आ रहे, ये अकेला ऑक्सिलरी वर्ब मेन रोल में आ जाए, अकेला ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या आ जाए, मेन रोल में, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग बोलते हैं, उस ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं कैसा वर्ब? कैसा वर्ब बोलेंगे? कि ये राम और टीचर को लिंक कर रहा है। राम और टीचर को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। यहां पे ये खुद मेन रोल में आ गया। और एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ इसमें मेन वर्ब है कि नहीं? तो इसमें इज को क्या लिंकिंग बोलोगे? यहां पे ये इज क्या कर रहा है? प्लेइंग को हेल्प कर रहा है। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यानी कभी इज आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा और कभी इज क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके बाद अगला वर्ड मेन वर्ब आ रहा है कि नहीं। और बताओ अगर मेन वर्ब नहीं आएगा तो अगला वर्ड क्या 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 आया? टीचर। अब पता है टीचर क्या है? नाउन। और ये बताओ कि राम जो है ईमानदार है, क्या बोलोगे? राम इज, बोलोगे ना? देखो तो इसमें भी मेन वर्ब आया क्या? ये ऑनेस्ट, आपको आगे जाकर बताया जाएगा कि ऑनेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या होता है यार? एडजेक्टिव होता है। अच्छा ये बताओ, राम जो है अपने दोस्त के साथ है, राम अपने दोस्त के साथ है, बताओ क्या बोलोगे? राम इज विथ हिज फ्रेंड, तो यही बोलोगे ना, राम इज विथ हिज फ्रेंड। इस बार भी देखो मेन वर्ब आया क्या यार? तो इतना याद रखना, लिंकिंग वर्ब जब रहेंगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो मेन वर्ब अगर नहीं रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कैसा? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कभी नाउन मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपको कभी क्या मिल जाएगा? एडजेक्टिव। और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कभी क्या मिलेगा आपको? प्रेपोजिशन प्लस नाउन। क्या मिलेगा यार? प्रेपोजिशन प्लस नाउन। देखो तो आपको पहले पेज में ही, पहला पेज जो ये प्रोवाइड कराया गया है, देखो तो सबसे पहले क्या लिखवाए हैं हम, कि फाइनाइट वर्ब कितने तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? एक ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या? मेन वर्ब। तो देखो तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे यार? वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। और दूसरा फाइनाइट वर्ब आने का तरीका, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा? मेन वर्ब। और ये बताओ सिर्फ कितने टेंस में होगा ऐसा? कौन कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट और क्या? सिंपल पास्ट। और तीसरा पॉसिबिलिटी बताओ, मेन वर्ब नहीं रहेगा, अकेला क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। और अगर अकेला ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो उसे क्या बुलाएंगे हम लोग? यार क्लियर है? और देखो तो नोट करके लिखवाए हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा, वो वर्ड क्या क्या आ सकता है? वो वर्ड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वर्ड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कितने तरीके से दिए जा सकते हैं? तीन। एक एडजेक्टिव के थ्रू, एक नाउन के थ्रू, और एक प्रेपोजिशन प्लस क्या? नाउन के थ्रू। बताओ ये पॉइंट सभी को समझ में आया? यार ये इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज बता रहे हैं और ये फाउंडेशन आपका तैयार किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना, आपका पहला क्लास से लेके एंड लास्ट क्लास तक, आपका एंडिंग क्लास तक, ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पीछा नहीं छोड़ने वाला। खास करके ये फाइनाइट वर्ब तो हर सेंटेंस में इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। आपको ये पता चलेगा जब टेंस भी पढ़ोगे, तो टेंस इज नथिंग बट ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझ में आया कि बताओ फाइनाइट वर्ब कितने तरीके से आते हैं? तीन। ओके इस पे एग्जांपल्स देख लेना, इसमें एग्जांपल्स देख लेना। थर्ड नंबर पेज चेक करना, थर्ड नंबर पेज।
लिख नहीं रहे, रुक जाओ रुक जाओ, रिलेट करवा रहे हैं बस, लिख नहीं रहे, रुक जाओ। देखो हम सामने लिख दिए, अब आपको बताना है कि हर सेंटेंस में एक ना एक तो फाइनाइट वर्ब आएगा ही आएगा, और उसमें जो फाइनाइट वर्ब आया है ये तीनों में से कौन सा वाला आया है। बस इतना याद रखना कि अगर अकेला ऑक्सिलरी आएगा, अकेला ऑक्सिलरी आएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी और मेन में कॉम्बिनेशन आएगा तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक तरीका होता है, दूसरा लिंकिंग वर्ब से भी फाइनाइट वर्ब पहचाने जाते हैं। और बताओ अकेला क्या, मेन वर्ब। बट अकेला मेन वर्ब में 5 फॉर्म होते हैं, बताओ कौन कौन, V1 V2 V3 V4 V5। बताओ अकेला जब मेन वर्ब आएगा तो कौन कौन सा फॉर्म फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, V1 फाइनाइट कहलाएगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V2 बताओ फाइनाइट कहलाएगा ना, सिंपल पास्ट टेंस। बताओ V3 फाइनाइट कहलाएगा क्या, ये जब हेल्पिंग के साथ मिलेगा तभी टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे पढ़ेंगे कि V3 अकेला आ जाए तो ये कैसा होता है, नॉन फाइनाइट, किसी भी टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। V4 भी अगर अकेला आ जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, बताओ V5 तो कहलाएगा। ओके, पहला नंबर सेंटेंस बताना, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनाइट वर्ब बताओ कौन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आया ना, कौन सा वाला आ गया, अकेला मेन वर्ब वाला। यार क्लियर है। और इसी फाइनाइट वर्ब से टेंस पकड़ोगे आप, बताओ कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यार क्लियर है। अच्छा सेकंड नंबर बताना, तो द सोल्जर्स हैव काउट देम, फाइनाइट वर्ब बताओ कौन है, हैव है या काउट है या हैव काउट है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी है और क्या, मेन वर्ब। यार क्लियर हुआ, ये कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यार क्लियर है ना। अच्छा थर्ड नंबर बताना, हैज टर्न्ड है ना, क्या यार, हैज टर्न्ड। और बीच में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हैज टर्न्ड जो लिखा हुआ है, ये बीच में जो नॉट है इसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो एक ही वर्ड ही हो सकता है, कौन, एडवर्ब। जैसे ऐसे भी तो बोलते हैं, ही हैज रिसेंटली परचेज्ड अ बुक। यार बोलते हैं ना, he has recently purchased a book या he has recently bought a book। तो इसमें बताओ अगर कोई ये लिख रहा है he has recently bought a book, तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या बोलोगे, has bought ही ना, और ये बीच में रिसेंटली क्या कहलाएगा। तो ये तो अगला स्टेप में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, कौन, एडवर्ब। एडवर्ब के फंक्शंस पढ़ाते समय ये चीज पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो थर्ड नंबर बताओ कौन सा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, हैज नॉट टर्न कहलाएगा। और इसमें हैज टर्न फाइनाइट वर्ब हो गया, बताओ कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है यार, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा फोर्थ नंबर बताना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन बाथिंग से ना, इस बार भी ऑक्सिलरी वर्ब भी है और क्या है, मेन वर्ब। अच्छा 31 नंबर बताना, तो 31 नंबर, इस बार फाइनाइट वर्ब बताओ कौन है, केवल वाज है। केवल क्या है, वाज। केवल वाज का मतलब केवल कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसे इस वाले वाज को क्या बोलोगे आप, लिंकिंग। यार क्लियर है ना। अच्छा कोई हमें इसका टेंस बताएगा क्या, क्या यार, पक्का क्या। अभी तक तो ये जानते होगे कि सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, बट ये याद रखना कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे, लिंकिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज रहेगा, वाज और वर, तो वो भी सिंपल पास्ट कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, सिंपल पास्ट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 30 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा एक और सेकंड, 31 नंबर क्वेश्चन में लिंकिंग वर्ब आया तो अगला वर्ड तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट 3 तरीके से आता है, एडजेक्टिव, नाउन या प्रपोजिशन प्लस नाउन। कौन सा वाला आया, विथ हिज फ्रेंड्स, प्रपोजिशन प्लस क्या, नाउन। अच्छा 30 नंबर में बताना, तो इंडिया इज इन अ डायलेमा ड्यू टू द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। केवल इज है ना, और बताओ कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट है।
यार क्लियर है ना, सिंपल प्रेजेंट है। और इस बार भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इन आपका प्रेपोजिशन आया और डायलेमा क्या आया, नाउ। इन अ डायलेमा प्रेपोजिशन प्लस क्या हो गया, नाउ। अच्छा 28 नंबर बताना, 28 नंबर। अच्छा पहले ये बता दो कि फाइनाइट वर्ब कौन है। केवल हैड बीन है, केवल हैड बीन है। और इसको जरा कंपेयर करना 30 नंबर, 13 नंबर से। 13 नंबर और 28 नंबर दोनों को एक साथ कंपेयर करो। 13 नंबर में फाइनाइट वर्ब बताओ कौन है, हैड बीन या हैड बीन ब्लोइंग। केवल हैड बीन नहीं है, हैड बीन ब्लोइंग है। और जरा कौन सा क्वेश्चन था 28, क्या हैड बीन द कैप्टन बोलोगे या केवल हैड बीन बोलोगे, केवल हैड बीन बोलोगे। और 13 नंबर का टेंस बता दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जरा 28 नंबर का टेंस बता दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे, पास्ट परफेक्ट है ये। कौन सा टेंस है ये, क्योंकि ये याद रखना कि लिंकिंग वर्ब, सुनो ना, ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं कभी भी कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस टेंस के लिए ना एक कम से कम क्या चाहिए, V4 चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए पेज नंबर 2 चेक करना, तो पेज नंबर 2, अब बिन लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है। अब देख चेक करो ना, पेज नंबर 2 चेक करना, पेज नंबर 2 ये वाला, पेज नंबर 2। हाँ उसमें लिखा होगा ना टाइम एंड टेंस फाइनाइट वर्ब ऊपर में। और फाइनाइट वर्ब एक्टिव वॉइस का भी होता है, फाइनाइट वर्ब पैसिव वॉइस का भी होता है, और फाइनाइट वर्ब लिंकिंग वर्ब भी होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब के बताओ बात क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हम बोलेंगे 3 चीजें दिमाग में क्लिक करने चाहिए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब उसी कॉरेस्पॉन्डिंग तरीके से सीक्वेंस से सिंपल प्रेजेंट का लिखा हुआ पूरा चार्ट बनाया हुआ है, और एक पूरा कंप्लीट चार्ट है ये फाइनाइट वर्ब का। इसके अलावा कोई और फाइनाइट वर्ब नहीं है जितना ये कंप्लीट चार्ट बना के आपको दिया गया है। अब देखो तो क्या हुआ, देख लो देख लो, सुनो। अच्छा ये तीनों सेंटेंस का टेंस बताना, तो ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा ये बताओ, उ, उसे मोटिवेट किया जाता है, क्या ये सिंपल पास्ट है क्या। he is motivated, he is motivated by, he is motivated by the speech, he is motivated by the speech। और ये by the speech कभी understood भी रह सकता है, by the speech क्या रह सकता है, understood। बताओ तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या कहलाएगा, is कहलाएगा, इसमें is नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, is motivated। क्या कहलाएगा यार, is motivated। और इसमें बताओ फाइनाइट वर्ब क्या कहलाओगे, he is a farmer, he is a farmer, या he is honest, या he is what, in trouble। ये बताओ ये तीनों तरीका है, तीनों है क्या चीज को रिप्रेजेंट करने वाला, कॉम्प्लीमेंट ना। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखो क्या आ सकता है, नाउन, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे प्रेपोजिशन प्लस क्या, नाउन। इसमें बताओ फाइनाइट वर्ब कौन हो गया, इज। इसमें फाइनाइट वर्ब इज मोटिवेटेड, और इसमें कौन, प्लेज। और ये तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 तरीके से आ सकते हैं, V1 और क्या, V5।
और बताओ और किस तरीके से आएंगे? इज एम आर प्लस क्या V3, और एक और किस तरीके से आएंगे? इज एम आर प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट, इज एम आर प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट। V3 भी आएगा, बिल्कुल इज एम आर के बाद V3 आ जाएगा, तो वो समझ जाना कि वो कौन सा होगा, पैसिव। और ये V1 और V5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिव। और ये बताओ ये कौन सा वाला केस हो गया, कौन सा वाला हो गया, लिंकिंग वर्ब, जहां पे मेन वर्ब नहीं रहेगा। मेन वर्ब नहीं रहेगा तो अगला वर्ड क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। यार आपको पढ़ाया जाएगा आगे जाकर, या इतना थोड़ा बहुत तो शायद पता होना चाहिए कि पैसिव सेंटेंस में ना मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होता है, V3 में, हमेशा। अच्छा ये बताओ ही एट्स अ मैंगो का पैसिव क्या बनाओगे, या बी प्ले क्रिकेट का पैसिव बताना, बी प्ले क्रिकेट का पैसिव बताना, तो क्रिकेट इज प्लेड। अभी बताओ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसका पैसिव बनाओ तो क्या बनाओगे, क्रिकेट इज प्लेड। आ गया ना इज प्लस V3। और इसका टेंस आपसे कोई पूछेगा क्या बोलोगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, तो लिख भी सकते हो नहीं भी, बताओ ना कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट का क्या, ये पैसिव। तो बताओ ये चार्ट जो प्रोवाइड करवाया गया है किस चीज का है, समझ में आ रहा है कुछ, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तीन तरीके से आ सकते हैं। देखो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने तरीके से आएंगे, तीन। एक तो V1 और V5। तो ये बताओ V1 और V5 एक्टिव वाला ना, यार जिस सीक्वेंस में ऊपर लिखे ना उसी सीक्वेंस में हर जगह लिखा हुआ। और बताओ तो पैसिव कैसे बनाते हैं V1 और V5 का, इज एम आर प्लस क्या V3, और लिंकिंग वर्ब में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट। क्या समझ में आया? अच्छा ये देखो तो कंटिन्यूअस में क्या लिखवाएं, कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस V4, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर लिखकर क्या अलग से जोड़ देते हैं, बिन। और देखो तो मेन वर्ब किस में चला जा रहा है, V3 में, हमेशा और हमेशा किस में चला जाएगा, V3 में। और देखो तो तीसरे नंबर में हम क्या लिखवाएं, लिंकिंग वर्ब वाले केस में, लिंकिंग वर्ब में क्या लिखवाएं, डजंट एग्जिस्ट। लिंकिंग वर्ब में नहीं नजर आया, लिंकिंग वर्ब में क्या लिखवाएं, डजंट एग्जिस्ट। यानी इतना याद रखना कि कंटिन्यूअस टेंस कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं लेगा। लिंकिंग वर्ब में ना चाहे तो सिंपल टेंसेस होते हैं, नहीं तो परफेक्ट टेंसेस होते हैं। देखो तो लिंकिंग वर्ब वाले में जितने बार कंटिन्यूअस टेंसेस आया है, सेकंड नंबर वाला कंटिन्यूअस का टेबल चल रहा है। देखो तो सभी में लिंकिंग वर्ब में डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट लिखे हैं कि नहीं। और फिर चौथे नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में भी देखो तो, चौथे नंबर वाले में भी देखो ना क्या लिखवा है, डजंट एग्जिस्ट। प्रेजेंट वाला भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, और क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या समझ में आ रहा है हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं? लिंकिंग वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यानी लिंकिंग वर्ब रहेगा तो 12 में से कितने टेंस बच जाएंगे, 6। लिंकिंग वर्ब में कितने टेंसेस बच जाते हैं, 12 में से 6। तीन तीन कौन सा वाला गायब हो गया, कंटिन्यूअस वाला और क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिंकिंग वर्ब चाहे तो 3 सिंपल टेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और नहीं तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, परफेक्ट टेंसेस को। कभी भी कंटिन्यूअस टेंसेस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को कौन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लिंकिंग वर्ब। अच्छा अभी कुछ देर पहले तो एक एग्जांपल देखे थे, 13 नंबर और कौन सा वाला देखे थे, 13 देखो ना, 13 नंबर और 28 नंबर। 13 नंबर में भी हैड बीन था और 28 नंबर में भी हैड बीन था, नजर आया था क्या? बट 13 नंबर में हैड बीन के बाद मेन वर्ब आ गया था, तो बताओ कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जरा देखो तो 28 नंबर में हैड बीन के बाद नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। देखो तो पास्ट परफेक्ट, ये चार्ट में चेक करना, तो चार्ट में पास्ट परफेक्ट में, चार्ट वाला पास्ट परफेक्ट चेक करो तो क्या क्या हम लिखवाए पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस क्या V3, ये एक्टिव में। और पैसिव बनाना होगा तो क्या लिखोगे, हैड के बाद क्या लगा दोगे, बिन, बिन प्लस V3। और फिर कॉम्प्लीमेंट अगर आना होगा तो हैड के बाद एक क्या लगाना चाहिए, बिन, हैड के बाद क्या लगा रहना चाहिए, बिन। अच्छा ये एक सेंटेंस का पैसिव बना दो, We had won the match, We had won the match। बताओ पहले कौन सा टेंस हुआ, कौन सा टेंस हुआ ये,
पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के पहले लाते हैं। तो क्या लिखोगे जल्दी से बच्चे? द मैच हैड का क्या बनाओगे? हैड बीन ना। टेबल क्या लिखवा है समझ में आ रहा है ना? पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में हैड प्लस V3, और पैसिव में हैड के बाद क्या जोड़ना है? बीन। और इधर तो एक्टिव में भी V3 रहता है और पैसिव में भी क्या रहता है? V3। पैसिव में तो याद ही नहीं रखना, पैसिव में तो हमेशा V3 ही होगा, हाँ या ना? तो द मैच हैड बीन वॉन, और बाय अस आगे जाकर पढ़ाएंगे कि बाय अस लिखा भी रह सकता है और क्या अंडरस्टूड भी रखा जा सकता है। तो बताओ हैड बीन वॉन कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। और हैड वॉन भी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। और ये बताओ अगर ये लिखा रहता कि बी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, बताओ कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये बताओ बी हैड बीन अ स्टूडेंट फॉर मेनी इयर्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो बताओ हैड बीन के बाद क्या आ गया? नाउन। तो ये क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट? यार क्लियर है ना? तो ये चार्ट क्यों दिया गया समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इसका पैसिव जो हम आपसे पूछे उसका बताना। तो चलो बताओ ये कौन सा टेंस है? पहले टेंस बताना। प्रेजेंट किसके वजह से पता चला? तो फाइनाइट वर्ब ये कहलाएगा ना। इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही। और ऑब्जेक्ट कौन है? इसका पैसिव बताओ तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे तो क्या लिखोगे? हिज पेरेंट्स। और अब बताओ क्या लिखोगे? हिज पेरेंट्स प्लूरल है ना, तो अब इज नहीं बल्कि क्या लिखोगे? आर। और आर कन्विंस्ड, आर बीइंग कन्विंस्ड बाय हिम लिख भी सकते हो और अंडरस्टूड भी रख सकते हो। और ये कैसे पता चलेगा वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन बताओ ना, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको किस पे रखना है? यार फाइनाइट वर्ब से ही क्या पता चलता है? टेंस। अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका बस जल्दी जल्दी से आंसर करना है। ये कौन सा टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 33 नंबर बताना, 33 नंबर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक्टिव या पैसिव? पक्का ना? 34 नंबर बताना। Some problems have been solved. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट? एक्टिव या पैसिव? पैसिव ना, क्योंकि एक्टिव रहता है तो क्या लिखा रहता है? हैव सॉल्व। और बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ हैव सॉल्व लिखा रहता है तो ये एरर हो जाता। इसको पैसिव में रखना मजबूरी हो गया था। और देखो तो यहाँ बाय प्लस लिखा हुआ है क्या कुछ? पैसिव में कोई जरूरी नहीं कि बाय प्लस डूअर लिखा ही रहेगा। कहां पे एक्टिव चाहिए कहां पे पैसिव चाहिए ये आपको पता करना पड़ेगा। वो आगे जाकर हम बताएंगे क्या तरीका होता है। अच्छा 24 नंबर बताना, 24 नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट? ओके, हाँ हम वही पूछ रहे कंफर्मेशन के लिए। कंटिन्यूअस नहीं है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। गुड। हम ये 20 नंबर बताना, 20 नंबर। 20 he will have been concentrating। प्रेजेंट है या फ्यूचर है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यार क्लियर है ना? ओके। और 18 नंबर बताना है तो 18 नंबर, 18 नंबर सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर रहता तो बिल ऐसे लिखा रहता कि सुरेश विल क्लीन हिज कार। ये बताओ आईएनजी आएगा? अगर आईएनजी आएगा तो समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी किसी ना किसी कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो क्या सिंपल फ्यूचर है या प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस ना। देखो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक बार चार्ट देख लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या लिखवाए हैं देखो तो जल्दी। विल बी या शैल बी प्लस V4 लिखा हुआ है ना। अच्छा उसका पैसिव क्या लिखवाया है? यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। इसमें लिंकिंग वर्ब क्या लिखवाए हैं? लिंकिंग वर्ब क्या लिखवाए? डजंट एग्जिस्ट। और देखो तीन और टेंसेस के भी पैसिव नहीं बनते, तीन और टेंसेस के भी पैसिव नहीं बनते। बताओ किसका नहीं बनता? परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले का पैसिव नहीं बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या क्या फ्यूचर में। जहां जहां डजंट एग्जिस्ट लिखवाए समझ में आ रहा है ना? ओके। अच्छा 26 नंबर बता देना, 26 नंबर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट? ओके। हैड बीन के बाद बीजी में आईएनजी नहीं लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है ये, और ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एडजेक्टिव है। और जरा ये 27 नंबर देखता तो 27 नंबर, आई हैड बीन अ टीचर फॉर मेनी इयर्स, ये भी पास्ट परफेक्ट है ना, आगे टीचर भी कॉम्प्लीमेंट है ना, और ये टीचर नाउन हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट कभी एडजेक्टिव आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कभी क्या आ जाएगा? नाउन, और कॉम्प्लीमेंट कभी प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अच्छा 35 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 35 नंबर। द मैच वॉज वॉन वेरी इजिली। हाँ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव ना। गुड। 36 नंबर बताना। द एम्प्लॉइज वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है? पैसिव है। क्या समझ में आ रहा है यार? अब आप सुनो, किसी भी सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं? कोई भी सेंटेंस का टेंस पहचान सकते हो ना यार? बताओ टेंस पहचानने के लिए क्या चेक करना होता है? फाइनाइट वर्ब। हाँ आपका कुछ क्वेश्चन था क्या सर? हाँ आपका कुछ क्वेश्चन। पैसिव कैसे है? अच्छा ये एक्टिव रहता है तो द मैच वॉन लिखा रहता है, और एक्चुअली वॉन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वॉज वॉन। और अगर एक्टिव रहता है तो वॉज के बाद तो विनिंग लिखा रहता है, तो मैच वॉज विनिंग नहीं होगा, द मैच वॉज क्या होगा? वॉन। और ये क्यों पैसिव में लिखा गया ये समझना है, ये क्यों पैसिव में लिखा गया ये समझने के लिए ध्यान से मेरी बात समझना। हम 2-3 एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो एक्टिव पैसिव आगे जाकर पढ़ाएंगे ही, बट हाँ 5 मिनट देना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों पैसिव में लिखना मजबूरी हो गया है। हम 2-3 सेंटेंसेस देते हैं, आपको खुद आंसर देना है। मान लो सुनो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ना तो एक्टिव और पैसिव पहचानना भी आ जाएगा। बहुत सारे लोग पैसिव, पैसिव के लिए भरोसा रखते हैं कि हम पैसिव तभी मानेंगे जब लास्ट में क्या लिखा रहेगा? बाय प्लस डूअर। इसके भरोसे नहीं रखना है, इतना ये चेक करना है कि यहाँ जो वर्ब चाहिए, वर्ब के पहले ये जो नाउन आना है, नाउन या प्रोनाउन, इस वर्ब का ये डूअर है या वर्ब का क्या है? ये रिसीवर है। डूअर का मतलब इस एक्शन को करने वाला है या एक्शन का इंपैक्ट रिसीव करने वाला है। मीन्स ये डूअर का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, और रिसीवर का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। और ये केवल लॉजिकली ही सोच सकते हो, लॉजिक से सोच सकते हो। अच्छा ये बताना तो कि यहाँ वर्ब आपको क्लोज रखना है, और मान लो फिलर में 2 ऑप्शन दिए गए, आर क्लोजिंग और क्या? आर बीइंग क्लोज। बताओ तो। अच्छा दोनों तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस है, बताना दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ या ना? एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। मान लो क्लोज टेस्ट में भी ये काम देगा आपको, फिलर्स वगैरह में भी काम देगा, ऐसे ऑप्शंस भी रहते हैं। अब मान लो कि शॉप्स, आपके पास ऑप्शन है द शॉप्स आर क्लोजिंग ड्यू टू द कर्फ्यू या द शॉप्स आर बीइंग क्लोज ड्यू टू द कर्फ्यू। अब आपको लॉजिकली सोचना होगा कि शॉप्स बंद करते नहीं है, शॉप्स खुद नहीं बंद करते हैं,
इस एक्शन को ये कर नहीं रहे हैं, इस एक्शन का इंपैक्ट रिसीव कर रहे हैं। तो शॉप्स बंद करते हैं या शॉप्स को बंद किया जाता है? बंद करने वाला तो शॉपकीपर होगा। बंद करने वाला कौन होगा? शॉपकीपर। और इसमें ना अगर यही लिख देता लास्ट में कि बाय द शॉपकीपर, बाय द क्या लिखता? शॉपकीपर, तब सभी को पता चल जाता कि पैसिव चाहिए। बट ये जो बाय द शॉपकीपर अंडरस्टूड रख देता है ना, तो कंफ्यूजन होती है। और वो कंफ्यूजन को क्लियर रखना है तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि इसके पहले जो नाउन आ रहा है वर्ब के पहले, वो सब्जेक्ट का काम करेगा या एक्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी डूअर का काम करेगा या क्या रिसीवर का। तो ठीक वैसे ही मैच जीतता है या मैच को जीता जाता है? जीता जाता है। तो दैट्स व्हाई बताओ, द मैच वॉन या द मैच वाज वॉन? क्यों पैसिव में लिखा गया? समझ में आया कि नहीं यार? हाँ या ना? हाँ, इसमें ऑप्शन ए होगा। ए होगा या बी होगा? बी ना। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आया है कि नहीं। अब बताओ, ये बिल्ट कौन सा टेंस होगा? जल्दी बताना। सिंपल पास्ट। और वाज बिल्ट भी कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट। बस अंतर ये है कि बिल्ट लिखोगे तो ये क्या होगा? एक्टिव। और वाज बिल्ट तब लिखोगे जब कैसा होगा? तो कब एक्टिव वाला फाइनाइट वर्ब यूज करना है और कब पैसिव वाला फाइनाइट वर्ब यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि वर्ब के पहले जो नाउन आ रहा है उसके लिए डूअर है या रिसीवर। तो बताओ, क्या ये डूअर है? डूअर का मतलब क्या? ये एक्शन को करता है, डैम बनाता है या डैम को बनाया जाता है? और ये डैम बनाया जाता होगा बाय द कॉन्ट्रैक्टर, बाय द सिविल इंजीनियर, बाय द गवर्नमेंट या बाय द लेबर। ये सब अंडरस्टूड है। यार बताओ, कैसे आप पहचानोगे कि कहां पे एक्टिव वाला फाइनाइट वर्ब यूज करना है और कहां पे क्या पैसिव वाला? ये सभी को समझ में आ रहा है क्या? पक्का ना? तो बताओ क्या बोलोगे? द डैम बिल्ट या वाज बिल्ट? यार क्लियर है? पहले बताओ, रेस्क्यू का मतलब समझते हो? बचाना। रेस्क्यू का मतलब क्या? बचाना। अब दोनों में आपको बताना है, मान लो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। फर्स्ट में आपको बताना है ए या बी। हाँ, ए का मतलब आप बोल रहे हो कि एक्टिव वाला फाइनाइट वर्ब, और बी का मतलब क्या? पैसिव। दोनों तो है, तो सिंपल पास्ट टेंस ही। अब जल्दी से बताओ, द मैन रेस्क्यूड या द मैन वाज रेस्क्यूड? पूरा का पूरा फिर बात आके रुक गया यहाँ पे कि मैन जो है बचाने वाला है या मैन को बचाया गया है? बचाने वाला है ना। और किसको बचाया है? चाइल्ड को। किससे बचाया? किडनैपर से। तो बताओ यहाँ पे ये मैन क्या कहलाएगा? डूअर। और डूअर है तो बताओ क्या बोलोगे? एक्टिव। एक्टिव ना। और एक्टिव का मतलब ऑप्शन कौन सा? ए। यार क्लियर है? अच्छा, सेकंड नंबर में बताना, द मैन ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ अ हेलीकॉप्टर। इस बार मैन बचाया है क्या या उसको बचाया गया है? अगर यहां रेस्क्यूड लिखोगे तो हो जाएगा एरर। क्या समझ रहे हो ना? बताओ, तब यहां मैन जो बताओ बचाने वाला या बचाया गया, यानी एक्शन कर नहीं रहा है, एक्शन का इंपैक्ट रिसीव कर रहा है, तो ये इसे आप बोलोगे क्या? रिसीवर। तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर? यार समझ में आया? और इसका मतलब कौन सा? बी। यार तो एक्टिव का कब फाइनाइट वर्ब यूज करना है और पैसिव का कब करना है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो एक्टिव पैसिव हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, बस थोड़ा सा आइडिया दिए
यार एक्टिव का पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलती है, और पैसिव में बताओ किसको इंपॉर्टेंस मिलती है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिल गया यानी वो सब्जेक्ट का जगह ले लिया, तो समझ जाओ कैसा स्ट्रक्चर चाहिए पैसिव। यार अब तो क्लियर हो गया हो। अच्छा ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस भी बता देना। 36 नंबर कि वहां पे वर एक्सप्लॉइटिंग क्यों नहीं लिखा गया? द एम्प्लॉइज वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड जो लिखा हुआ है, वो वर एक्सप्लॉइटिंग क्यों नहीं लिखा गया? एम्प्लॉइज शोषण कर रहे थे या उनका शोषण किया जा रहा था? यार क्लियर है ना? मैनेजर कर रहा होगा, बाय द मैनेजर, बाय द ऑनर ऑफ द कंपनी, ये सब अंडरस्टूड होगा। अच्छा ये 37 नंबर बताना। अ स्टोरी हैड नरेटेड, क्या सही होता? क्या अ स्टोरी हैड नरेटेड अगर लिखा रहता तो क्या सही होता? क्या स्टोरी सुनाता है या स्टोरी सुनाया जाता है? क्यों पैसिव वाला यूज किया गया, समझ में आया? ओके अब इसमें भी बताओ, डैम बिल बिल्ड होगा या बिल भी बिल्ट होगा? क्योंकि डैम बनाता नहीं है, डैम को बनाया जाए। ये बताओ ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल फ्यूचर का पैसिव। सिंपल फ्यूचर का क्या? पैसिव। अच्छा 39 नंबर बताना। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। सम के बाद क्वेश्चन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। सम क्वेश्चन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? सम क्वेश्चंस। और बताओ सम क्वेश्चन बिल आस्क लिखा रहता तो सही होता क्या? क्वेश्चन पूछते हैं या पूछे जाते हैं? इसमें अंडरस्टूड होगा कि बाय द टीचर वगैरह। बताओ ये विल बी आस्क सिंपल फ्यूचर का पैसिव है कि नहीं? एंड देन लास्ट 40 नंबर बताना। इसमें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है या प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है? और ये बताओ कौन सा टेंस का पैसिव है? ये फ्यूचर परफेक्ट का है। किसका यार? फ्यूचर परफेक्ट। यार टेबल हम जो लिखवाए एक साथ, वो चार्ट का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना? एक साथ आपको मिल जाएगा ये पूरा। बताओ आज के क्लास में एक ही चीज हम लोग सीखे ना, फाइनाइट वर्ब के थ्रू टेंस पहचानना। फाइनाइट वर्ब के थ्रू क्या पहचाना? टेंस। अब ये देखना ये आगे के क्लासेस में कितना हेल्पफुल होने वाला। बताओ आज का क्लास समझ में आया कि नहीं? पक्का ना? प्रीवियस में बस ये इसी का इंपॉर्टेंस बताया था कि फाइनाइट वर्ब कितना इंपॉर्टेंट होता है समझना। ठीक है, ज्यादा कुछ छूटा नहीं आपका, बस कुछ इंपॉर्टेंट समझाते, कुछ छूटा नहीं। क्या नहीं, रुको 5 मिनट रुक जाओ, अभी 5 मिनट और क्लास है क्या? 5 मिनट और 5 मिनट और रुक। और सुनो ना, ऑफिस से जाके जो लास्ट क्लास वाला सीट है ना, जितने लोगों के पास नहीं है वो बोलना हमें चाहिए। कल क्लास में आ गए ना तो उसको लेके आना है यार, याद से लेकर आना है वो। हाँ कल कल क्लास नहीं है। देखो सुनो हम बताते हैं। MWF मेरा मेरा करियर प्लानर में लंच टाइम होता है 1 से 3। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि MWF में हम होते हैं कंकड़बाग ब्रांच में, यानी ये केंद्रीय विद्यालय वाला, और TTS में होते हैं शिवपुरी जो बोरिंग रोड है। यार शिवपुरी जो अटल पथ बना है वहां पे भी ब्रांच है करियर प्लानर का। तो TTS में क्या है ना कि आने में लेट हो जाती है, इसलिए हम TTS में सिर्फ 1 घंटा का लेंगे। कहने को तो टाइम है 1 बजे से, बट आने में कितना बज जाएगा? 1:20, 1:15 बज जाएगा। बट MWF में हम बिल्कुल यहाँ साफ 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो MWF में 1 से 2 भी है, और MWF में 2 से क्या है? 3 है, क्योंकि वापस से हमें इधर ही जाना है। बट TTS में हेक्टिक हो जाएगा, तो TTS में हम सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ाएंगे, 1:20 से लेके कितने बजे तक? 2:20 तक। लेट आएंगे 15 मिनट तो 15 मिनट 20 मिनट हम आगे भी आपको पढ़ा देंगे। तो MWF में आपका टाइमिंग कितने? 2 टाइमिंग है, 1 से 2 और क्या 2 से 3। और TTS में कितना है? बट TTS वाले स्टूडेंट का हम क्या करने वाले हैं? संडे, एवरी व्हाट संडे हम कोई टाइम डिस्कस कर लेंगे। संडे को भी एक्स्ट्रा क्या पढ़ा देंगे? 2 घंटे। क्या सुन रहे हो ना? संडे को कितने? 2 घंटे पढ़ा देंगे। बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ किस दिन? हर सैटरडे को रहता है।
अच्छा जिस दिन नाइट क्लास होगा उस दिन नहीं करवाएंगे, टेंशन नहीं, हमेशा होता है। संडे हर सैटरडे को होता है, हर सैटरडे को। अच्छा, तो आप लोग शाम में तो आ सकते हो ना, संडे शाम में आ सकते हो ना, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। संडे तो फ्री ही रहते हो, दिन में सो लेना। चल, हाँ, कितने बजे से? 6 बजे से कर रहे हैं। खैर, हम संडे बोल रहे हैं, संडे 4 से 6। और आप लोग का टाइमिंग अगर 1 से 2 करना है तब तो डेली कर लोगे, तब तो संडे का आने का टेंशन नहीं है। जिनका 1 से 2 वाले में प्रॉब्लम है ना, उनके लिए हम बस बता रहे हैं। हाँ यार सुनो, फिर सुनो ना, ये उधर कमिटमेंट है ना करियर प्लानर में, तो करियर प्लानर के जो पहले के बैचेस है, अब रनिंग बैचेस तो हम नहीं छोड़ सकते, सारे बच्चे मेरे लिए ही लिए थे वहां एडमिशन, मेरा डेमो क्लास लेके, तो अचानक से नहीं छोड़ सकते। बट हाँ, बैचेस खत्म होगा तो धीरे धीरे हम उधर छोड़ के हम खुद ही इधर आ रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे टाइम के लिए आ रहे हैं। बट अभी वो उसको खत्म करने में 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे, ठीक है। क्या आप लोग वहां जाओगे? वहां करियर प्लानर में इंडिविजुअल आप नहीं ले सकते एडमिशन, सिर्फ इंग्लिश के लिए वहां लेना पड़ेगा पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच। हाँ, वो फी भी बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। हाँ, क्या? खैर, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। सुनो, अगले क्लास में क्या लेकर आने आपको? ये जो लास्ट क्लास वाला मिला है ना, जिनके पास है वो तो लेकर आओगे, जिनके पास नहीं है वो ऑफिस से मांग लोगे। हाँ हाँ।